वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा गया है ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इसे पढ़ पाए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से जुड़ी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी की ज़रूरत है तो आप इन दोनों टेलीग्राम में से कोई सा भी एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और मेरे द्वारा दिए गए पीडीएफ अच्छे लगते हैं और आगे भी आपको इसी प्रकार के पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रत्यक्षा परसेप्शन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड पकड़ने की आवश्यकता होती है। देखिएगा, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो 7-7, 8-8 पेजेस के आंसर लिख के आते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उन 8 पेजेस में या फिर 7 पेजेस में लिखना क्या था। बेसिकली एक अच्छा आंसर किस प्रकार लिखा जाता है, पहले हम चर्चा करते हैं एक आंसर को लिखने की टेक्निक पर। तो देखिएगा, एक आंसर लिखा जाता है 3 भाग में। पहला भाग जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। इसमें भाई आप इंट्रोडक्शन देंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, मीनिंग एंड नेचर किसका पूछा गया है, प्रत्यक्षा का। परसेप्शन का पूछा गया है किस पर्सपेक्टिव से, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पर्सपेक्टिव से। तो पहले तो आप बताइएगा कि प्रत्यक्षा क्या है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इसकी क्या भूमिका है। तो आपको इंट्रोडक्शन देना है प्रत्यक्षा का। फिर उसके बाद आप मीनिंग बता सकते हैं प्रत्यक्षा की। बॉडी में जो आ जाएगा, देखिएगा इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद आती है बॉडी जिसमें आपकी जितनी भी जानकारी है, जितनी भी फैक्ट है आपके पास, वो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या होता है कि आपका एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस कि प्रत्यक्षा हाँ भाई इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं विरोध भी किया जाता है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इस तरीके से गलत है, ये उस तरीके से गलत है, या फिर कई ऐसे भी है जो कहते हैं कि प्रत्यक्षा एक बहुत ही लाभदायक कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव है या फिर एक तरीका है किसी भी बात को आगे बढ़ाने का। बेसिकली अगर मैं प्रत्यक्षा की बात करूं तो प्रत्यक्षा का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है, अब आप 2 लोग हो, 2 लोग अगर डायरेक्ट बातचीत करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी, फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा कि दोनों की ही जो बातें हैं दोनों आपस में ही वहीं पर प्रेजेंट होकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब मान लीजिएगा कि दोनों को चर्चा करनी है और दोनों तीसरे व्यक्ति के थ्रू बात कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति अपनी जो बातचीत, अपने जो शब्द है वो जोड़कर या फिर आपके कुछ शब्द निकाल कर आगे बातचीत पहुंचाएगा। तो इसी तरीके से प्रत्यक्षा को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ओके, इंडियन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे हिंदी में भी उसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको चिंतन में प्रत्यक्ष का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट करना है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया है। बाय द वे यहाँ पर देखिएगा कि हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी जो छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से, तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, मात्राओं की हो सकती है, किसी वर्ड की हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमार्थी हूँ। ओके, तो एक अच्छे प्रश्न को कुछ इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड कर लिखा जा सकता है। देखिएगा, आप जो पेज भरते हैं ना, एक एग्जामिनर को ये मतलब नहीं होता कि कितने पेज भरे हैं। अगर आप 3 पेजेस में भी उस प्रश्न का उत्तर या फिर 300 से 250 वर्ड्स में भी उस प्रश्न का उत्तर लिख के आ जाओ और सही और अच्छे से लिख के आ जाओ, जो प्रश्न में पूछा गया है वही बताकर आ जाओ, तो एक एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मान लीजिएगा आपको चाहिए 1 दर्जन केले और आपको दिए जा रहे हैं 12 सेब, तो फिर मतलब सेब भी अच्छे हैं लेकिन आपको केले ही चाहिए, तो आपकी जो यूटिलिटी होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब कम खुश होंगे, खुश तो होंगे कि पेज भर के तो आया है उसे नंबर दे दो, लेकिन जो चाहिए वो मिल जाए तो एक अलग सी खुशी होती है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि क्रिटिकली, अब ये जो वर्ड है ना क्रिटिकली, इसमें आपको एक बैलेंस चाहिए होता है कि इसमें आपको कमियां भी बतानी है पूछे गए प्रश्न का
और लाभ भी बताने हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ चरवाका स्कूल इन शेपिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब यहाँ पर चरवाका स्कूल के बारे में बताना है कि ऐसे कि इसने किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट या भारतीय राजनीतिक चिंतन को शेप किया। तो यहाँ पर उसी मेथड में आपको मिलेगा आंसर कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी और उसके बाद आपको मिलेगा कंक्लूजन। ओके, तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कुछ 23 चॉइस क्वेश्चन है, उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। देखिए मैं ये वीडियो पता क्यों लंबी बना रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये ना ही क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर रहा है और ना ही कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर आगे निकल रहा है। मेरा मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस PDF को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, ओके, तो वो इसी वीडियो को पॉज कर कर पढ़ सके, वो मेरा मोटिव है। यू नो डैट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता। हाँ, उन्हें पता होता है कि इस तरीके से यूट्यूब यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी है, बिलीव ऑन मी, लाइक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि PDF ड्राइव से कैसे PDF डाउनलोड किया जाता है। मुझे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। तो इसी कारणवश मैं इस वीडियो को इस तरीके से बनाता हूँ कि वे स्टूडेंट्स जिनके पास PDF नहीं पहुँच पाता वो इस वीडियो की सहायता से पढ़ पाए। तो अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया है और आप डायरेक्ट PDF से पढ़ना चाहते हैं, डैन वेल एंड गुड, आप डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा। बाकी जिन्हें इस वीडियो से मतलब कि पढ़ना है, जैसे कि PDF नहीं डाउनलोड कर पाते, तो वो इस वीडियो को देखते रहे, क्योंकि आखिरी जो क्वेश्चन होगा ना वहाँ तक मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि मेंशन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन थॉट, कि प्री कॉलोनियल इंडियन थॉट जो थे उसके कुछ महत्वपूर्ण जो फीचर है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, डाइवर्सिटी ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम, देयर आफ्टर वैदिक विजडम एंड रिचुअल्स, न्याया एंड वैशिका रैशनलिज्म, सांख्य एंड योग, मीमांसा एंड वेदांता, बुद्धिस्ट एंड जैन फिलोसफीज, पॉलिटिकल फिलोसफीज, भक्ति सूफी मूवमेंट्स, क्लासिकल आर्किटेक्चर्स एंड conclusion. In summary, conclusion is must. ओके, conclusion is must. अब यहाँ पर हिंदी में पूर्व औपनिवेशिक भारतीय विचार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आपके पूर्व जो पॉलिटिकल थॉट है उसके बारे में ये रहा। दार्शनिक प्रणालियों की विविधता, वैदिक ज्ञान और कर्मकांड। देयर आफ्टर आगे बढ़ते हैं, न्याय और वैशेषिक बुद्धिवाद, सांख्य योग। देखिएगा थोड़ी बहुत जो स्पेलिंग मिस्टेक है या मात्राओं की गलती है वो हो सकती है, मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये ट्रांसलेट किया गया PDF है। ओके, मीमांसा और वेदांता, बौद्ध और जैन धर्म या फिर दर्शन, राजनीतिक दर्शन, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, भक्ति और सूफी आंदोलन, शास्त्रीय कला और साहित्य, एंड देन वही निष्कर्ष। What was the place of the theologian in ancient Indian political thought? Explain. So यहाँ पर explain कर दिया है, आप देख लीजिएगा। Thereafter जल्दी हम वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप पॉज कर आप देखते रहिए, क्योंकि मैं प्रश्नों को पढ़कर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्मशास्त्री का क्या स्थान था, व्याख्या करना। अब धर्मशास्त्री का क्या स्थान था उस पर आपको व्याख्या करनी है। पवित्र ग्रंथों का संरक्षण और प्रसारण करना। अब धर्मशास्त्री क्या करते थे, जो ग्रंथ होते थे उनको रखते थे अपने पास, उन्हें पढ़ते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाते थे, उसको व्याख्या करते थे, टिप्पणियाँ करते थे, डिस्कशन डिबेट्स करते थे, दार्शनिक संश्लेषण करते थे, अनुष्ठान एवं पूजा करते थे, नैतिक एवं नैतिक मार्गदर्शन करते थे एक्सेट्रा, धार्मिक मूल्यों का प्रचार करते थे, संप्रदायों एवं विद्यालयों का निर्माण करते थे, आध्यात्मिक नेतृत्व को अपने पास रखते थे। देन वही निष्कर्ष, क्रिटिकली एनालाइज द ओपिनियंस ऑफ वेरियस स्कॉलर्स रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, देख लीजिएगा, पॉज कीजिएगा और पढ़ भी सकते हैं आप इसे। ओके, मैं स्लोली से स्क्रॉल कर रहा हूँ।
मनुस्मृति की रचना एवं प्रामाणिकता के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिएगा। आलोचनात्मक का समझते हैं ना कि एक बैलेंस होना चाहिए, इसमें कमी और लाभ दोनों के बारे में ही चर्चा की जानी चाहिए। दूसरी बात, आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि क्या है ना कि आप अगर इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपका तो कुछ नहीं जाता, मतलब कि आप सिर्फ इसे सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ी बहुत नोटिफिकेशंस आ जाएगी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। लाइक आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, सो क्रिटिकली एक्समाइन द सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मनु। अब यहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे मनु के, उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं। और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपको सब पता है, आप सिर्फ 2 बार इस PDF को पढ़िएगा, आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप इस PDF को पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये PDF मैंने जितने भी क्वेश्चन SOL की बुक में है ना, उन सभी क्वेश्चन को जोड़कर बनाया है। ओके, तो आप इसे पढ़िएगा, 60 to 70% सिलेबस डेफिनेटली कवर हो जाएगा। ओके, देयर आफ्टर अब आगे बढ़ते हैं तो क्रिटिकली डिस्कस मनुज व्यूज़ ऑन जस्टिस एंड पनिशमेंट। तो मनु के जो जस्टिस और पनिशमेंट के व्यू थे उनको आपको डिस्कस करना है। तो आप देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, धर्मा क्या था, फिर उसके बाद पनिशमेंट एज अ डिटेरेंट, क्या मतलब है इसका, हायरार्किकल नेचर ऑफ पनिशमेंट। ओके, देन आपको हायरार्किकल पनिशमेंट के बारे में बताना है, रिहेबिलाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स, लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस, एथिकल कंसीडरेशंस, कॉन्टेम्प्ररी क्रिटिक्स कि आज के दौर में क्या क्रिटिक्स है मनु के आइडियाज़ के, न्याय एवं दंड पर मनु के विचारों का आलोचनात्मक विवरण करें या फिर चर्चा करें उस पर। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको समझना है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखिएगा, एक्समाइन वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट प्रिस्क्राइब्ड इन बृहस्पति। अब ये क्वेश्चन है ना जो बार बार पूछा जाता है। ओके, इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पूछा जाता है 8वां जो क्वेश्चन था। तो इसमें राजधर्म है, ड्यूटी ऑफ द किंग है, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी है, फॉरेन मैनेजमेंट है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है, लॉ एंड जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है, एथिक्स एंड गवर्नेंस है, फिर वही कंक्लूजन जो ज़रूरत है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का देख लीजिएगा आप, देखिएगा ये मैं मान लीजिएगा वीडियो में ये चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, आपने वीडियो पॉज किया, ऐसे रुक जाएगा, आप पढ़िएगा अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड स्टेटक्राफ्ट गिवन बाय बृहस्पति। तो यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करने हैं किनशिप और स्टेटक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को बृहस्पति के द्वारा जो दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में है। देर आफ्टर हम 9वां या 10वां क्वेश्चन देखेंगे। अब जो 10वां क्वेश्चन है उसमें आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स हमेशा आते हैं 20 नंबर के आते हैं, 10-10 नंबर के दोनों लिखने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एंड वॉरफेयर इन शुक्र नीति एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन शुक्र नीति, तो दोनों ही आपको लिखने हैं। इसे मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, दोनों ही 500-500 वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और इसे अगर आप पढ़कर चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे लिखे जाते हैं। ओके, अब देर आफ्टर आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेटक्राफ्ट इन शुक्र नीति। आई थिंक दिस इज दी आई थिंक ये अगेन आ गया है क्वेश्चन। इट्स ओके, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं अगर ये दोबारा से आया है तो। ओके, शुक्र नीति। देर आफ्टर
क्वेश्चन जो था वो व्हाट इज़ सप्तंग थियरी, ये पूछी जाती है। सप्तंग थियरी क्या है, इसके क्या मतलब है एट्सेट्रा आपको बताना होता है। कौटिल्य के द्वारा स्टेट की जो थियरी दी गई उसे भी बताना होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, हम आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन नंबर। क्रिटिकली एनालाइज कौटिल्याज थियरी ऑफ ऑरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ स्टेट बताना है। देखिएगा, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नीचे एक और लिंक डाल दूंगा जहाँ पर आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। बाकी देखिएगा, ये पीडीएफ मतलब कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन बताना जायज़ होगा। ओके, तो लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आप पीडीएफ को नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।